नमस्कार, स्वागत है आपका द इकोनॉमी जंक्शन की इस कक्षा में। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बिल्कुल अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आपकी अच्छे तरीके से तैयारी चल रही है। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, तो आज के सेशन में हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के बारे में। इससे पहले जो है हमने अ, 4 टर्म्स को पढ़ लिया था, 4 इकोनॉमिकल टर्म्स को हम लोगों ने देख लिया था कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, रिफ्लेशन क्या होता है और डिसइन्फ्लेशन क्या होता है। इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली थी, ठीक है? तो आज अंत में जो हम बात करेंगे स्टैगफ्लेशन के बारे में, स्टैगफ्लेशन के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद हम ये देखेंगे, एक पूरा का पूरा समराइज करेंगे फिगर के माध्यम से। जितने भी टर्म्स हम लोगों ने आज तक पढ़ा, इसको हम समराइज करेंगे, यानी एक जगह पे पूरी तरीके से एक रिवीजन हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है? तो अच्छे से पढ़ते रहिए, निरंतर पढ़ते रहिए, एक अच्छा नोट्स बनाते रहिए, ठीक है? एक अच्छा नोट्स बना लेंगे, सारे के सारे जो भी आपने अभी तक पढ़ा, तो वो हमेशा काम आएगा और इस तरीके से पूरी की पूरी आपकी इंडियन इकोनॉमी जो है आपको अच्छे तरीके से एक नोट्स के रूप में मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, शुरुआत करते हैं। सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए, तो हेडिंग यहाँ पे दे देंगे स्टैगफ्लेशन। हेडिंग दे देंगे स्टैगफ्लेशन। स्टैग स्टैगफ्लेशन, ठीक? स्टैगफ्लेशन, इसको हम कहते हैं गतिहीन स्फीति। इसको हम कहते हैं गतिहीन गतिहीन स्फीति। गतिहीन स्फीति कहते हैं स्टैगफ्लेशन, यानी गतिहीन गतिहीन स्फीति। देखिए, इसमें ये दो चीज होता है। ये आपके मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी को दर्शाता है। ये मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी, बड़ी भयावह कंडीशन है। ये कंडीशन जो है ना, ये कंडीशन आपका भयावह है, यानी ये एक ऐसी स्थिति है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि जब कीमतों में निरंतर वृद्धि होती है तो इन्फ्लेशन होता है, और जब कीमतों में निरंतर कमी होता है तो डिफ्लेशन होता है। और डिफ्लेशन कहीं ना कहीं से मंदी का सूचक है, यानी डिफ्लेशन को समय पे कंट्रोल नहीं किया गया तो मंदी का रूप ले लेगा, यानी डिप्रेशन का रूप ले लेगा, ठीक है? ये भयानक कंडीशन है, ये और भी भयानक कंडीशन है। ये भी आपका निगेटिव है। ये भी क्या है? ये भी आपका निगेटिव है। ये भी निगेटिव है और ये प्लस प्लस निगेटिव है। ये हम कहेंगे ना कि ये प्लस प्लस निगेटिव है, यानी ये बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन से भी खतरनाक है, डिफ्लेशन से भी खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों बुराइयां एक साथ होती है। अभी तक हमने कहा था कि इन्फ्लेशन एक बुराई है अर्थव्यवस्था के लिए, डिफ्लेशन एक बुराई है अर्थव्यवस्था के लिए, और जब दोनों यानी दो बुराइयां एक साथ मिल जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? प्लस प्लस कंडीशन खराब हो जाएगा। तो ऐसी यानी बाजार की या अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति हो, मुद्रा स्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति हो, मतलब बेरोजगारी की भी दर बढ़े, बेरोजगारी भी बढ़े, ठीक है? चलिए, तो यहां पे आप इसको परिभाषित करेंगे, आप इसको परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा आप इसको लिखेंगे। बाजार की या अर्थव्यवस्था की, बाजार की या अर्थव्यवस्था की, बाजार की या अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति, अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति हो, ठीक है? मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की भी स्थिति हो, अर्थात महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की दर भी ज्यादा हो,
यानी एक तरफ जो है, एक तरफ कंगाली में आटा गीला जिसको कहते हैं ना, कंगाली में आटा गीला, एक तो हम कंगाल है, ऊपर से आटा गीला हो गया। ठीक है, तो वही स्थिति है। एक तरफ यहाँ पे महंगाई तो है, अर्थव्यवस्था में यहाँ पे क्या है, महंगाई तो है ही, ये इसका मार हम झेल ही रहे हैं। दूसरी तरफ हमें काम भी नहीं मिल रहा है, यानी बेरोजगारी की दर भी क्या है, बेरोजगारी की दर भी ज्यादा है, यानी अधिक है। ठीक है, एक नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, बाद में इसको हम समझेंगे। एक नोट में यहाँ पे पॉइंट आप लिख लीजिएगा, एक नोट में यहाँ पे आप पॉइंट आप लिख लेंगे कि स्टैगफ्लेशन की स्थिति को, स्टैगफ्लेशन को, स्टैगफ्लेशन की स्थिति को, स्टैगफ्लेशन की स्थिति को, की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए आरबीआई, आरबीआई, आरबीआई अपने, आरबीआई अपने मौद्रिक नीति, आरबीआई अपने मौद्रिक नीति, आरबीआई अपने मौद्रिक नीति के तहत, अपने मौद्रिक नीति के तहत परिमाणात्मक विधि के साथ साथ, परिमाणात्मक, परिमाणात्मक विधि यानी क्वांटिटेटिव मेथड, यानी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड, क्वांटिटेटिव मेथड, परिमाणात्मक विधि के, परिमाणात्मक विधि के साथ साथ, परिमाणात्मक विधि के साथ साथ गुणात्मक विधि, गुणात्मक, गुणात्मक विधि, गुणात्मक विधि यानी क्वालिटेटिव, यानी क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव मेथड, गुणात्मक विधि का भी, गुणात्मक विधि का भी सासा गुणात्मक विधि का, गुणात्मक विधि का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। सरकार, 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 सरकार भी, सरकार भी, सरकार भी इसे, सरकार भी इसे, सरकार भी इसे नियंत्रित करने के लिए, सरकार भी इसे नियंत्रित करने के लिए राजकोषीय नीति का, राजकोषीय, राजकोषीय नीति यानी फिस्कल, फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का, राजकोषीय नीति का प्रयोग, राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है, राजकोषीय नीति का प्रयोग करती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में डिटेल्स हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। अगला टॉपिक हमारा यही होगा, अगला टॉपिक हमारा यही होगा, हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इन इंडिया। भारत में मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन को कैसे नियंत्रित किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी के बारे में हम देखेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी में हम क्वांटिटेटिव मेथड देखेंगे और क्वालिटेटिव मेथड देखेंगे, बड़े विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आप याद रखिएगा कि ये जो होती है ना, ये भयावह कंडीशन होती है, ये आपका भयावह स्थिति होता है। ठीक, ये मुद्दा जो होता है ना, ये आपका भयावह, ये भयावह स्थिति होती है। ठीक है ना, यानी प्लस प्लस निगेटिव होता है, ये प्लस प्लस निगेटिव होता है, यानी ज्यादा कंडीशन खराब होती है। ठीक है, तो बाजार की ऐसी अवस्था जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति हो, यानी महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी की स्थिति हो, और इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई अपने मौद्रिक नीति में क्वांटिटेटिव मेथड के साथ साथ क्वालिटेटिव मेथड का प्रयोग करता है। ठीक है, और साथ ही साथ सरकार भी इसे नियंत्रित करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का प्रयोग करता है। चलिए, ये हो गया अब आपका, ये हो गया। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने, अब एक लाइन में अगर हम कहें, एक लाइन में हम कहें तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में आप इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में इसको एक जगह नोट कर लीजिएगा। पढ़ तो लिए हैं आप, नोट कर लीजिएगा
कि मुद्रास्फीति की ठीक विपरीत स्थिति, मुद्रास्फीति की ठीक विपरीत स्थिति, मुद्रास्फीति की ठीक विपरीत स्थिति मुद्रा संकुचन है। मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन, ठीक है, डिफ्लेशन। और मुद्रास्फीति आप जानते हैं इन्फ्लेशन, तो मुद्रास्फीति की ठीक विपरीत स्थिति मुद्रा संकुचन है। दूसरा पॉइंट, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्रिया, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्रिया विस्फीति यानी डिसइन्फ्लेशन है। यानी क्या है? डिसइन्फ्लेशन है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, मुद्रा संकुचन ठीक है। हाँ जी, यहां तो आपने देख लिया, मुद्रास्फीति के ठीक विपरीत स्थिति मुद्रा संकुचन है और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्रिया डिसइन्फ्लेशन है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर। अब आएंगे, अब यहां पर लिखेंगे मुद्रा संकुचन यानी डिफ्लेशन, मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने की क्रिया मुद्रा संस्फीति है, ठीक है। हाँ जी, मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने की क्रिया ये क्या है? आपका डिफ्लेशन है, यानी संस्फीति यानी रिफ्लेशन है। चौथा पॉइंट यहां पे आप नोट करेंगे, ठीक, कि रिफ्लेशन की ठीक विपरीत स्थिति डिसइन्फ्लेशन है। तो ये चार जो टर्म जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, ना, इसको क्या करिएगा आप एक जगह जो है ना, एक जगह नोट कर लीजिएगा, एक जगह आप नोट कर लेंगे, ठीक है, कि मुद्रास्फीति के ठीक अपोजिट पूछे, इन्फ्लेशन का ठीक अपोजिट डिफ्लेशन, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्रिया डिसइन्फ्लेशन, मुद्रा संकुचन को नियंत्रित करने की क्रिया संस्फीति, डिफ्लेशन को कंट्रोल करने की क्रिया रिफ्लेशन, और रिफ्लेशन के ठीक अपोजिट जो है डिसइन्फ्लेशन है। ये जो है आप देख लेंगे, ये अच्छे तरीके से इसको क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा, इन चारों टर्म्स को याद कर लेंगे। चलिए अब आइए, अब यहां पे इन सब का ना एक रिवीजन हम कर ले, इन सब का रिवीजन कर ले, है ना, इन सब का यहां पे एक रिवीजन कर ले, या एक टॉपिक दे दीजिएगा, ये टॉपिक दे दीजिएगा, इन्फ्लेशन वर्सेस रिफ्लेशन, ठीक है, ये एक टॉपिक दे दीजिएगा। और यहां पे हाँ जी, इन्फ्लेशन वर्सेस रिफ्लेशन, ठीक है, चलेंगे। तो आप जो है ना ये टॉपिक यहां पे दे दीजिएगा, फटाफट इसको नोट कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट में आपको सारी बातें आपको लिखवा देते हैं, इन्फ्लेशन वर्सेस रिफ्लेशन, ठीक है। ये जो है ये आपका इन्फ्लेशन
ठीक, और ये जो हो गया आपका रिफ्लेशन। चलिए अब देखिएगा, इन्फ्लेशन में भी कीमत में वृद्धि होती है। इन्फ्लेशन में भी कीमत में वृद्धि होती है। रिफ्लेशन में भी कीमत में वृद्धि होती है। कीमत में वृद्धि होती है, यानी इसमें भी कीमत बढ़ता है और इसमें भी कीमत बढ़ता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, इसमें अनियंत्रित कीमतों में वृद्धि होती है। अनियंत्रित कीमतों में वृद्धि। इसमें क्या होता है, नियंत्रित तरीके से कीमतों में वृद्धि। नियंत्रित तरीके से कीमतों में वृद्धि। हाँ जी। तीसरा, बाजार की परिस्थिति के कारण कीमतों में वृद्धि। और तीसरा, सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर कीमतों में वृद्धि। सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर कीमतों में वृद्धि। चौथा, कीमत जीपीएल से ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, कीमत बढ़कर जीपीएल तक चला जाता है। किंतु जीपीएल से ऊपर नहीं। पांचवा, इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। या हम कहें विकास में बाधा, इससे क्या होता है, विकास में बाधा। लेकिन इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को फायदा और ये विकास में सहायक होता है। ये क्या होता है, विकास में सहायक। ये विकास में बाधक। ये जो होता है विकास में बाधक। ठीक, विकास में बाधक। तो और ये क्या है, ये आपका, इसीलिए हम कहते हैं कि ये आपका निगेटिव है। और ये क्या है, आपका पॉजिटिव है। ये आपका पॉजिटिव है, यानी सही है। चलिए, तो ये आपका, ये जो है ना, यहां पे हम लोगों ने क्या देखा, यहां पे इन्फ्लेशन वर्सेस रिफ्लेशन, या हम कहेंगे कि डिफरेंस बिटवीन इन्फ्लेशन एंड रिफ्लेशन। यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेशन
एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, दोनों में केवल एक ही समानता है कि दोनों में कीमतें बढ़ती है, लेकिन दोनों में अंतर भी है। ये अगर आपसे सवाल कोई पूछ दे कि इन्फ्लेशन और रिफ्लेशन, तो ये तो हम जानते हैं कि इसमें भी कीमत बढ़ती है, इसमें भी कीमत बढ़ती है, लेकिन दोनों में कीमतों में बढ़ने का जो तरीका होता है, जो स्थिति होती है, ये बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें जो कीमत बढ़ती है अनियंत्रित तरीके से, इसमें नियंत्रित तरीके से कीमत बढ़ती है। इसमें जो होता है बाजार की परिस्थिति के कारण कीमतों में वृद्धि होती है, इसमें सरकार या आरबीआई के द्वारा जानबूझकर कीमतों में वृद्धि होती है। ये कीमत जीपीएल से ऊपर चला जाता है, ये कीमत जीपीएल तक चला जाता है, किंतु जीपीएल से ऊपर नहीं। इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान या बाधा, अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, विकास में बाधक है। ये अर्थव्यवस्था को फायदा पहुंचाता है, विकास में सहायक है। ये निगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। एक पॉइंट और आप लिख लेंगे, एक पॉइंट यहां पे आप और लिख लेंगे, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं। यहां पे जो होता है ना, यहां पे सरकारी हस्तक्षेप नहीं, इसमें सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता। यहां जो कीमतें बढ़ती है ना, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, जबकि यहां पर क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप। यहां पे क्या होता है, सरकारी हस्तक्षेप नहीं, यहां पे सरकारी हस्तक्षेप होता है। चलिए, तो ये पॉइंट जो है ना, ये आप यहां पे नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे। क्लियर है? अब आइए, अब यहां पे अगला टर्म, अब यहां पे ये तो दोनों कीमत बढ़ रही है उस संदर्भ में। अब जब कीमत दोनों घट रही है उस संदर्भ में हम बात करें तो क्या होगा, तो हेडिंग दे दीजिएगा कि डिफरेंस बिटवीन deflation and disinflation, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डिफ्लेशन वर्सेस डिसइंफ्लेशन। ठीक है, चलिए आइए देखिए इन दोनों टर्म्स को, तो यहां पे हम देखेंगे इसको और इसको इस तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए, हाँ जी, तो डिफ्लेशन में क्या होता है, पहला, डिफ्लेशन में कीमतों में निरंतर, डिफ्लेशन में कीमतों में निरंतर कमी। ठीक है ना, इसमें भी क्या होता है, कीमतों में, इसमें भी क्या होता है, कीमतों में कमी, इसमें भी कीमतों में कमी, यहां भी कीमत कम होता है, यहां भी कीमत कम होता है। ठीक है, दूसरा, अनियंत्रित तरीके से, इसमें क्या होता है, अनियंत्रित तरीके से कीमतों में, अनियंत्रित तरीके से कीमतों में गिरावट, अनियंत्रित। तीसरा, बाजार की परिस्थिति के कारण, कीमतों में गिरावट, बाजार की परिस्थिति कारण कीमतों में गिरावट। ठीक है, और वो क्या होता है परिस्थिति, आप जानते हैं, मनी सप्लाई कम हो जाने से, डिमांड कम हो जाने से, और ये क्या होता है, कीमत कमी होता है। ठीक है, बाजार की परिस्थिति कारण कीमतों में गिरावट। चौथा पॉइंट यहां पे, अर्थव्यवस्था को इससे क्या होता है, नुकसान, यानी विकास में बाधक,
यानी विकास में बाधक। और ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, निगेटिव, निगेटिव है, ये आपका सही नहीं है, निगेटिव है। कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, कोई सरकारी हस्तक्षेप, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं, कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं। दूसरा, इसमें आप दूसरा लिखेंगे, नियंत्रित तरीके से, नियंत्रित तरीके से, नियंत्रित तरीके से कीमतों में, नियंत्रित तरीके से कीमतों में, नियंत्रित तरीके से कीमतों में गिरावट। ठीक। तीसरा, सरकार द्वारा, सरकार या आरबीआई द्वारा, सरकार या आरबीआई, सरकार या आरबीआई द्वारा, सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर, सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर, सरकार या आरबीआई द्वारा जानबूझकर कीमतों को, कीमतों को, कीमतों को कम किया जाता है, कीमतों को कम किया जाता है, कीमतों को कम किया जाता है। चौथा, चौथा, इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को फायदा होता है, अर्थव्यवस्था को फायदा, अर्थव्यवस्था को क्या होता है, फायदा, यानी विकास में, विकास में सहायक। ये क्या है आपका, विकास में सहायक। पांचवा, ये क्या है आपका, पॉजिटिव, आपकी पॉजिटिव अवधारणा है, पॉजिटिव। और सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप, सरकारी हस्तक्षेप होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है, सरकारी हस्तक्षेप होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे, ये सारी बातें यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पे हम लोगों ने सारी बातों को यहाँ पे हम लोगों ने देखा, समझा। ठीक है, तो ये है आपका डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेशन एंड डिसइन्फ्लेशन। कोई आपको दिक्कत ना हो, डिफ्लेशन वर्सेस डिसइन्फ्लेशन, कीमतों में गिरावट दोनों में होती है, तो भाई अंतर क्या है, सवाल है ना। कीमतों में गिरावट तो दोनों में होती है, लेकिन अंतर क्या, बहुत ज्यादा अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पे क्या है, डिफ्लेशन में क्या होता है, कीमतों में निरंतर कमी होती है, निरंतर कीमतों में कमी यहां भी होती है, लेकिन एक सीमा तक। यहां पे आप कह सकते हैं एक सीमा तक, एक सीमा तक, एक लिमिट तक कीमतों में कमी होती है, एक सीमा तक, इसमें निरंतर कम होती जाती है। अनियंत्रित तरीके से, यहां पे क्या है, अनकंट्रोल्ड वे में कीमतों में गिरावट होती है, लेकिन यहां पर कीमतों में गिरावट कंट्रोल्ड वे में होती है, नियंत्रित तरीके से होती है। बाजार की परिस्थिति के कारण, बाजार में कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाती है जिसके कारण, वो परिस्थिति क्या है, मनी सप्लाई का कम हो जाना, क्रय शक्ति कम हो जाना, मांग कम हो जाना, कीमतों में गिरावट। यहाँ पे सरकार और आरबीआई द्वारा जानबूझकर कीमतों को कम किया जाता है। इससे क्या है, अर्थव्यवस्था को नुकसान, विकास में बाधक है। ये क्या है आपका, अर्थव्यवस्था को फायदा, विकास में सहायक। ये आपका निगेटिव कॉन्सेप्ट है, ये आपका पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है, अपने आप ये क्रिया चलती है, यहाँ पे सरकारी हस्तक्षेप होती है। इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा कि कीमतों में वृद्धि होती है, कीमतों में वृद्धि यहाँ पर क्या होती है, निरंतर, कीमतों में वृद्धि यहाँ पे निरंतर, और यहाँ पे कीमतों में वृद्धि होती है एक सीमा तक। क्या है, एक सीमा तक। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोगों ने देखा। तो आज की कक्षा में आपने क्या देखा कि स्टैगफ्लेशन क्या होता है, स्टैगफ्लेशन आपका क्या होता है, तो ये जब मुद्रास्फीति और मंदी साथ में हो तो इसको हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन, भयावह स्थिति है। ठीक है, चलिए आगे हम लोगों ने ये देखा कि ये कुछ पॉइंट जो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि इन्फ्लेशन की ठीक विपरीत स्थिति डिफ्लेशन है, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की क्रिया डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, डिफ्लेशन को नियंत्रित करने की क्रिया रिफ्लेशन है, और रिफ्लेशन की ठीक विपरीत स्थिति डिसइन्फ्लेशन है। फिर हम लोगों ने इन्फ्लेशन वर्सेस रिफ्लेशन के बारे में यहाँ पे देखा, फिर हम लोगों ने डिफ्लेशन वर्सेस डिसइन्फ्लेशन के बारे में देखा। चलिए, तो आज की कक्षा यहीं तक। आशा है कि अच्छे आपको पॉइंट्स यहाँ मिले होंगे। अर्थव्यवस्था को समझने में ये भी आपका टॉपिक काफी सहायक है,
और आपके कॉन्सेप्ट को यानी इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को आपको बूस्ट करेगा। अच्छे से पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। चलिए धन्यवाद।